नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष झा जी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्पेशलाइजेशन है और ये भारत के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा की लाइव कवरेज की है। TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हाल ही में मॉस्को से लौटे हैं और इससे भी बड़ी चीज की ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आप गए हैं और ये बहुत कम लोग, या मैं कहूँगी कि आप एकमात्र ऐसे जर्नलिस्ट हैं भारत के जिन्होंने इतने करीब से यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट देखा है। शुक्रिया दिव्या। सबसे पहले तो इसलिए भी कि वॉर जोन में जहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, वहाँ से लौट कर आइए और अपने साथी कलीग के पास बैठिए, तो ये एक अलग किस्म का मतलब राहत भी देता है, संतोष भी देता है। और अभी मैं मॉस्को से लौट कर आया हूँ, लेकिन इस बार जो मेरा विज़िट था वो मॉस्को नहीं बल्कि एक ऐसा विज़िट था जो मुझे लगता है कि मैं अपने इंटायर जर्नलिज़्म के करियर में कभी नहीं भूलूँगा। आपने जिक्र किया ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या कहें कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से है। तो जब मुझे मेरे सोर्सेज के थ्रू कांटेक्ट किया गया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर कि वहाँ पर आने का मौका मिल सकता है, तो क्या मैं जाना चाहूँगा। तो जाहिर है कि कौन जर्नलिस्ट नहीं चाहेगा, खास करके तब जब पिछले फरवरी मार्च 2022 से लेकर अब तक मैं 1 दर्जन बार से अधिक डोनबास, खिरसौन, ज़ैपोरिज़िया के दूसरे और इलाके में गया था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कभी एंट्री किसी को नहीं मिली थी, रूसी जर्नलिस्ट को नहीं मिलती है। तो मतलब रूस और यूक्रेन के जर्नलिस्ट नहीं जा पा रहे, तो किसी दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक मायने से ये मैं कह सकता हूँ कि TV9 नेटवर्क को शायद न केवल भारत में बल्कि दुनिया के चुनिंदा नेटवर्क में से होगा, या कह सकते हैं कि इकलौता नेटवर्क होगा जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाने का मौका मिला। अच्छा, न्यूक्लियर सुनते ही थोड़ा सा ना सिरन सी होती है ना, न्यूक्लियर बड़ी चीज़ है, मतलब है ना। तो रिपोर्टिंग आप करिए और न्यूक्लियर प्लांट में करिए तो थोड़ा सा तो लगता ही है, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, चल देखते हैं। अब आप ये कहिए कि संयोग की बात ये थी कि जिस दिन हम वहाँ पहुँचे वो दिन भी बहुत खास है। वो दिन इसलिए खास है कि ठीक उसी वक्त जब मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर से रिपोर्टिंग कर रहा था, ठीक उससे महज 2 घंटे पहले पुतिन और ट्रंप ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर डिस्कशन किया था कि इसका क्या होगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है। आपने देखा है कि यूक्रेन के 4 प्रांत पर रूस ने उसे अपने में विलय कर लिया है और अब वो रूस की नई टेरिटरी के तौर पर कहा जाता है। और तो जैसे कि अगर आप वहाँ जाते हैं, मतलब बहुत बार बहुत से दर्शक ये पूछते हैं मुझसे कि मैं वहाँ कैसे जाता हूँ, किस होके जाता हूँ, रूस से होके जाता हूँ कि यूक्रेन से होके जाता हूँ। तो खैर मैं यूक्रेन से होके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मतलब हमारे दर्शकों को पता है ये बात कि मैं यूक्रेन में ब्लैक लिस्टेड हूँ। इसके पीछे का भी कारण जानेंगे, मगर हाँ। तो जब जाने की यात्रा शुरू हुई तो दिल्ली से हम पहले मॉस्को पहुँचे और मॉस्को से फिर लगभग 22 घंटे तक मैं एक बस में बैठकर, एक स्पेशल बस में बैठकर मैंने करीब 1400 से 1500 किलोमीटर की दूरी सफ़र तय की। मतलब मॉस्को से हम रोस्तोव पहुँचे। रोस्तोव करीब 1000 किलोमीटर का फासला है। वहाँ से फिर रोस्तोव से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई कॉन्फ्लिक्ट जोन के इलाके में। तो हम मरियोपोल होते हुए, मेलिटोपोल होते हुए फिर हम उस जगह पर पहुँचे। गूगल अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको सी ऑफ अजोव दिखेगा, तो अजोब सागर के तट से होते हुए हम फिर पहुँचे। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब युद्ध में इतनी तबाही के बावजूद भी मैं आपसे कहता हूँ। बल्कि मैं जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाते हुए रास्ते में देखता था एकदम सपाट ज़मीन और उसमें खेती के लिए इतनी अच्छी ज़मीन है। दुनिया भर में वहाँ से गेहूँ निर्यात किया जाता है। तो आपकी आंखें लगेगी कि मतलब आपको इतना दिल से दर्द होगा कि यार बताओ ये इतनी खूबसूरत ज़मीन जो है वो युद्ध की चपेट में ख़त्म हो गया, है ना। और इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी को कि हमेशा अपना नेता सोच समझ कर चुनिए, बिल्कुल, है ना। अगर आपके नेता अच्छा ना हो तो फिर सोचिए कि स्वर्ग को भी नरक बनाने में समय नहीं लगता। तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वेल हमारे दर्शक जान रहे कि मैं जेलेंस्की को लेकर ये बात कहता हूँ। बीते 3 साल में मैं जेलेंस्की का एक ही बार कायल रहा जब वो ट्रंप के साथ बैठे थे और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी थी जो अपने देश के हित में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि जेलेंस्की ने क्या किया,
देखिए, तो उसमें होता ना कि आपको ना थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं, क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या हासिल हो, क्या होगा। मतलब जेलेंस्की का उद्देश्य क्या था, नाटो की सदस्यता हो गई क्या नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि मैं आपसे लड़ने आऊँ और मैं ये कहूँ कि मुझे एक कप जो है सो कॉफ़ी चाहिए और पता है कि मुझे वो कॉफ़ी नहीं मिलेगी और मेरी जान जा रही है, तो मैं चूज़ करूँगा ना कि मुझे कॉफ़ी की जिद नहीं करनी चाहिए। छोटी सी बात है, छोटे छोटे बच्चे तक समझ जाते हैं कि मम्मी से क्या मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। आपने कहा मुझे नाटो की सदस्यता चाहिए, आपने कहा मुझे यूरोपीय यूनियन की सदस्यता चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं मिला। वो हिंदी में कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम। और उसके बाद आपने यूक्रेन जैसी एक खूबसूरत देश को, मतलब जब मैं ये खूबसूरत कहता हूँ तो लिटरली वो खूबसूरत है, कोई पोल्यूशन नहीं, बहुत ग्रीनरी है, और उस देश को आपने युद्ध की आग में झोंक दिया। किसके कहने पे? तो किसी दूसरे के कहने पे, है ना, कि लोगों ने चढ़ाया और आपने झोंक दिया। ठीक है, मैं एक बात के लिए यूक्रेन के लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि रूस जैसे सुपर पावर के सामने में भी उन्होंने 3 साल तक वो टिके रहे। लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि रूस का ये पर्पस हमेशा से रहा कि हम यूक्रेन के आम लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए युद्ध हो रहा है तो कभी हो गया, मगर हमारे सामने लेकिन अगर आप कंपेयर करें, मान लीजिए इजराइल ने जैसे गाजा पे अटैक किया, सिविलियन कैजुअलिटी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में वो सिविलियन कैजुअलिटी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ इसके बनिस्पत वहाँ मिलिट्री कैजुअलिटी बहुत हुई है। आने वाले सालों में पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं। मेरा अपना अनुमान अलग है, जो रूस, यूक्रेन या अमेरिकी और दूसरे देशों से अलग, लेकिन है। खैर, तो मैं मॉस्को पहुंचा, मॉस्को से हम लोग पहुंचे ज़पोरिजिया के लिए। ज़पोरिजिया पहुंचने के बाद मेरे मन में ये बहुत उत्सुकता थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब आपको पता चला जिस समय कि आपको जाना है न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहली फीलिंग क्या थी? देखिए, पहली फीलिंग तो ये थी कि अगर जर्नलिस्ट हटा दिया जाए मनीष झा से, तो पहली फीलिंग क्या थी? वही मैं कह रहा हूँ कि पहली फीलिंग तो ये थी कि न्यूक्लियर प्लांट को मैं खुद भी नहीं इमेजिन कर सकता था। मतलब ये मेरे लिए एक सीरन वाली स्थिति थी कि मतलब न्यूक्लियर प्लांट जाऊंगा, है ना। अब एक बात बताइए, भारत में कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मैं नहीं जा सकता। मान लीजिए न्यूक्लियर प्लांट रोज रोज तो आप नहीं जा सकते अनलेस कि आप वहाँ जॉब नहीं करते हैं या आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है। कोई भी रिपोर्टर, मतलब भारत में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन क्या मैं और आप जा सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट? नहीं जा सकते। तो वहाँ पे मुझे उस न्यूक्लियर प्लांट का ऑफर मिल रहा है, वो भी कोई दूसरा ऐसा वैसा नहीं, जो पूरे युद्ध जोन में सब, मतलब पूरी दुनिया के केंद्र में। आप सोचिए कि एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो टेक्निकली यूक्रेन का हिस्सा है, मतलब ज़पोरिजिया यूक्रेन का हिस्सा है। पावर प्लांट को जो है सो रूसी सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं और उसके चारों तरफ यूक्रेनियन है, यूक्रेनियन सैनिक मौजूद। उसके भीतर से मुझे घुसना था। तो मतलब यहीं से जब मैं दिल्ली में मैंने सोचा कि अच्छा न्यूक्लियर प्लांट, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं जाऊंगा कहाँ। अच्छा। मैंने यही कहा कि हमेशा की तरह जा रहा है, लेकिन इस बार कोई युद्ध क्षेत्र नहीं जाना है, क्योंकि आप घर में बताते हैं तो फिर लोगों को चिंता होती है। केवल मैंने अपने मतलब ऑफिस में सीनियर्स से डिस्कस किया था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक टफ कॉल था, लेकिन कॉल इसलिए लिया गया क्योंकि एंड ऑफ द डे TV9 नेटवर्क में हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल खबरों में हम सब सारी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाएं, और स्पेशली न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो खबरें हम लोगों ने मॉनिटर की थी, उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि एक बहुत बायस्ड है खबरें। तो वो सच जानना था कि न्यूक्लियर प्लांट का सच क्या है, तो बस वही सच जानने की तलाश में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो आप कुल मिलाकर कितना समय रहे हैं अंदर प्लांट के? न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा। जब मैं ये कह रहा हूँ आपको, तो आप समझिए कि जैसे कोई बड़े से प्लांट में जाते हैं, एक पावर प्लांट का जो होता है एक साइज, मतलब एग्जैक्टली अगर आपको, मतलब गाड़ी से भी अगर मैं इस पार से उस पार जाऊँ तो 10-20 मिनट गाड़ी से जाने में आपको लगेगा। तो और आप उसकी साइज देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो है ही। 6 न्यूक्लियर यूनिट है वहाँ पर, एक नहीं। मतलब भारत में कुडनकुलम में शायद 2 बन गए हैं, तीसरा बनना है ना। वहाँ 6 ऑलरेडी हैं, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लिए हुए 6 यूनिट हैं, और वो ओपन में, हाँ वो एक बड़े से मतलब यूनिट का हिस्सा। प्लस उसके बाद जो ओपन में आप जो जिक्र कर रही हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है, हाँ। फ्यूल का कंटेनर। अब जो कंटेनर है, कंटेनर आप ऐसे समझिए कि बेलनाकार आकृति में कंक्रीट के बने हुए मोटे मोटे बेलनाकार हिस्से वाले, जो हम अपने दर्शकों को वो विजुअल्स भी दिखाएंगे, और उसके भीतर में फिर मेटल की जो है सो आपकी मोटी परत वाला बेलनाकार कवरिंग होगा, उसके अंदर वो न्यूक्लियर फ्यूल रखा है। एंड ऑफ द डे वो न्यूक्लियर फ्यूल है, मतलब दुनिया को तबाह करने वाली चीज़ है वो। तो इसीलिए
और मतलब ज़मीन से लेके पानी और हवा तक में कभी भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल सकते हैं, तो उससे ऐसा ना हो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ हुआ। लेकिन उसको भी ओपन में रखा गया था, मतलब ज़मीन पे रखा गया था, उसको अंडरग्राउंड नहीं रखा गया था, और केवल ऊपर में एक पतली सी जाली से उसको कवर कर दिया गया था। तो पहली नज़र में तो ये लगता था कि अच्छा किसी चिड़ियों मतलब कोई पक्षी ना आ जाए, हाँ इसलिए नेट लगा दिया गया। लेकिन चूँकि पिछले 3 साल से मैं वॉर जोन में रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा था उसके पीछे का पर्पस ये था कि अगर ड्रोन से कुछ गिराया गया तो वो ऊपर ही रह जाए, वो कंटेनर पर ना गिरे। द मोमेंट कंटेनर पे गिरेगा एंड देन अगर कंटेनर को नुकसान पहुंचा तो फिर तो आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हो। तो मतलब काफ़ी बड़ा था, लगभग में हम 4-4.5 घंटे में रहा वहाँ पर। और इस दरमियान पहले तो मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो डायरेक्टर हैं वो मिले, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, उसकी हिस्ट्री बताई, फंक्शनिंग का बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये था कि उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे मतलब 1/3 या 1/4 के करीब महिला स्टाफ भी है न्यूक्लियर प्लांट में। अमूमन लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर प्लांट जो है केवल मर्दों की जगह है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे महिलाएं जो है सो काम कर रही हैं, महिला वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस और तमाम दूसरे लोग हैं। केवल उन्होंने अपनी तरफ से एहतियात ये बरती कि मुझे ये कहा गया कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो गेट पे पहुँचते ही साथ ही मतलब जब मैं गाड़ी से वहाँ पे पहुँचा तो उससे पहले ही मुझे ये कहा गया था कि मतलब जिस जगह से मैं चला था प्लांट के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने पहले मोबाइल फ़ोन हमें दे दीजिए, और उसका फिर उन्होंने स्विच ऑफ करके रख दिया था ताकि हमारी मूवमेंट ट्रैक ना हो सके। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब हम आपके को एक कैमरा प्रोवाइड कराएंगे सिक्योरिटी रीजन से, ताकि वो देखेगा कि किस किस खास एंगल से आपको शूट करने की इजाजत दी, ताकि कोई अनुमान ना लगा सके कि कहाँ पे क्या सिक्योरिटी का। स्पेशली मान लीजिए प्लांट के पास कहाँ पे रूसी सैनिकों ने कहाँ किस तरह की पोजिशनिंग कर रखी है, कहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो इस तरह की सिक्योरिटी। तो खैर हमें उससे लेना देना भी नहीं था। देखिए हमारा पर्पस ना ये था कि भाई हमारी रिपोर्टिंग की वजह से ना रूस को नुकसान हो ना यूक्रेन को नुकसान। हमारी जो हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था विटनेस कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाकर देखें कि आज की तारीख में स्थिति क्या है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लगातार सुन रहे हैं कि वहाँ पर अटैक हो रहा है, रूस कह रहा है कि यूक्रेन अटैक कर रहा है। तो मुझे लगा कि जाकर वहाँ देखना चाहिए। तो हम पहले वहाँ गए, मेन गेट से जब तक हमें एंट्री कराएगी, मेन गेट से एंट्री करने के बाद अगेन फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप एंट्री कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि एंट्री के लिए जो व्यवस्था की गई थी, मतलब वैसी व्यवस्था मैंने आज तक व्हाइट हाउस में भी नहीं महसूस की। अच्छा। मतलब पिछले महीने में फरवरी में जब व्हाइट हाउस में गया था तो व्हाइट हाउस में भी आपको इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंट्री के लिए है, और होना भी चाहिए, मतलब है ना, क्योंकि उस तरह का खतरा तो मोल नहीं ले सकते। फिर जैसे ही हम उसके अंदर गए, फिर मुझे डायरेक्टर एक ब्रीफिंग रूम में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे ब्रीफ किया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि कैसे ये काम करता है। मैंने उनसे पूछा भी कि अभी बिजली उत्पादन हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी हम बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम बिजली उत्पादन करेंगे तो भेजेंगे कहाँ, क्योंकि लगातार दोनों साइड से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक हो रहा है तो उसमें तो मान लीजिए बिजली की तार वगैरह सब पे तो अटैक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम बिजली के ऊपर नहीं करें। लेकिन खैर बताने के बाद तब फिर वो मुझे उन्होंने साइट विजिट कराना शुरू किया। तो साइट विजिट में वो सबसे पहले मुझे लेकर गए उस जगह पर जिसका काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करना, मतलब कूलिंग के लिए जो तो वो बड़े बड़े साइज के तालाब, आप कहिए कि वाटर कूलिंग वाले छोटे छोटे मतलब लाखों की संख्या में फव्वारे थे, उससे पानी गिर रहा था। और तो ऐसे ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 12 जो है सो कूलिंग प्लांट वहाँ पर मौजूद थे। और अब कूलिंग प्लांट को लेकर उन्होंने ये कहा कि, तो मैंने कहा इसमें तो बहुत पानी लगता होगा। बोला हाँ इसमें बहुत पानी की ज़रूरत है। और जब काकोबका डैम जो नीपर नदी पर बना हुआ है खरसौन में, संजोग की बात है कि डैम के ध्वस्त होने से पहले मैं वहाँ पे गया था रिपोर्टिंग के लिए, उसके बाद फिर वो डैम ध्वस्त हो गया था। तो हालांकि इसका मतलब ये है कि आई विश कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ ये चीज़ ना हो मेरे साथ, क्योंकि आपने देखा भी वहाँ ड्रोन्स आपने पाए, आपने चीज़ें स्पॉट करी कि किस तरीके से पावर प्लांट में अटैक किया गया। हाँ बिल्कुल, केवल ड्रोन ही नहीं, मतलब देखिए मुझे 3 वहाँ पे अहम सबूत मिले न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक के। पहला सबूत था अमेरिकन मिसाइल से किया गया अटैक जी। इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि अमेरिकन मिसाइल्स हैं?
एक तो क्या है कि मतलब कोई भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है जो कि रूस यूक्रेन युद्ध को बहुत क्लोजली कवर कर रहा है, वो आपको बता देगा कि कौन सा रूसी मिसाइल है, कौन सा अमेरिकन मिसाइल है, कौन सा रूसी ड्रोन है, कौन सा अमेरिकन ड्रोन है। और वैसे भी एक सबसे साधारण सी बात तो यह है कि आपको जब कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, इंग्लिश में उसके मार्किंग दिए, वो उसके इनिशियल्स जो, और बहुत आसान है। बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं डायरेक्टर से मिला तो डायरेक्टर मुझे सबसे पहले लेके आया, एक मिसाइल का टुकड़ा लेके आए और बोले कि ये आपके हाथ में ऐसा टुकड़ा है। वैसा ही ठीक टुकड़ा मैंने IAEA के DG को दे रखा है। IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिनका काम ही है न्यूक्लियर रिएक्टर की मॉनिटरिंग करना। तो उनके DG को उन्होंने ये दिया कि साहब इसको देख लीजिए और आप इस मिसाइल में जो इनिशियल्स दिए हुए हैं, आप तो भाई UN को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये मिसाइल कहाँ से आया है ना। तो जो बात आपने कही कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए एक बार के लिए कि चलिए ठीक है, ड्रोन में इंग्लिश में जो है सो रशियंस ने लिख के दे दिया, ठीक है, तो लेकिन वो ड्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग की सारी डिटेल है वो देख लीजिए, या मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल देख लीजिए और उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहाँ मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक के 3 बड़े सबूत देखे। पहला सबूत अमेरिकन मिसाइल, और वो कहाँ गिरा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूनिट नंबर 3 था उसके ठीक पीछे में जो वाटर कूलिंग प्लांट है जिसके बारे में बता रहा था, वहां पर आकर वो अमेरिकन मिसाइल गिरी थी और जिसकी वजह से न्यूक्लियर वाटर कूलिंग प्लांट को नुकसान हुआ था, जिसका काम रिएक्टर को ठंडा करना है। दूसरा सबूत, मैंने खुद अपनी आंखों से 3 ड्रोन देखे, ड्रोन के टुकड़े देखे 3, जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से या एयर डिफेंस के जरिए रूसी सेना ने मार गिराया था, जिसके जरिए अटैक किया गया था। फिर अगेन प्लांट के डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि जिस हफ्ते, पिछले महीने जिस हफ्ते IAEA के DG राफेल ग्रॉसी साहब आए थे विजिट करने, केवल 1 हफ्ते के दरमियान यूक्रेन की तरफ से 100 ड्रोन से अटैक किया गया। जी। अब मुझे एक बात, अगर मैं समय की बात पूछूं कि ये किस वक्त हुआ, किस वक्त अटैक हुआ यूक्रेन की तरफ से, जो आपको स्पॉट मिले वो किस वक्त के थे? 1 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं? देखिए, ये फरवरी लास्ट और मार्च इनिशियल में ये सब अटैक हुआ जी। मतलब ये ट्रम्प के आने के बाद ये अटैक हुआ? हाँ, ये ट्रम्प के आने के बाद अटैक हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली बाइडेन के टाइम में अटैक हो रहे थे, और ट्रम्प के आने के बाद अटैक हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं शांति चाहता हूँ, पुतिन भी कह रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है, वो बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग है। ग्राउंड पर यह है कि मुझे एक बात बताइए, अगर आपको युद्ध रोकना है तो 2 मिनट लगेगा। आप एलॉन मस्क को कहिए कि भैया स्टारलिंक का नेटवर्क बंद कर दो। स्टारलिंक का नेटवर्क एक बहुत बड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ से जो हमने रिकॉर्डिंग की और वो फीड अपने ऑफिस तक भेजने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही थी। कोई नेटवर्क नहीं काम कर रहा, बगैर स्टारलिंक के आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। और स्टारलिंक का नेटवर्क कौन अभी प्रोवाइड करा रहा है? एलॉन मस्क। और तब आप कहेंगे कि अब युद्ध नहीं रुकना चाहिए। तो बेसिकली है ये कि युद्ध रुकेगा तो तब रुकेगा जब उनकी शर्तें पूरी होगी, मतलब चाहे ट्रम्प की शर्तें पूरी हो, पुतिन की शर्तें। लेकिन मनीष जी, एक बात बताइए कि अभी तक जिस तरीके से, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अभी भी अटैक हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाइडेन के समय में होते थे लेकिन ट्रम्प के बाद हो रहे हैं, लेकिन लोगों को, बाहर के लोगों को अभी भी ये पिक्चर लगती है कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से अगर एक पिक्चर देखें तो पुतिन के साथ है, या वो एक शांति समझौते या अमेरिका के फायदे की बात करते हैं। तो इस बात पे कितनी सच्चाई हो सकती है कि अभी भी अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार मुहैया करा रहा हो? नहीं, देखिए, ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने फिर हथियार की नई खेप दी थी। बस आपको याद होगा कि जिस दिन ट्रम्प और ज़ेलेंस्की मिले थे व्हाइट हाउस में और बहस हुई थी, उसके अगले दिन उन्होंने हथियार की जाने वाली खेप पर फुल स्टॉप लगा दिया था कि नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही फिर ट्रम्प, ज़ेलेंस्की ने सॉरी बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, हथियार जाने दो। तो कमोबेश हथियार आ रहे हैं, उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन डिफेंस पैकेज के तहत वो सब हथियार आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, अमेरिका, ट्रम्प किसके हित की बात करता है? जाहिर है वो अपने अमेरिकी हित की बात करे, और करना भी चाहिए। अमेरिका क्यों सोचेगा कि किसी दूसरे मुल्क का हित हो? लेकिन क्या है कि अमेरिका जब अपने हित की बात करता है तो 2 मूल सवाल है। पहली बात है कि ये लड़ाई यूक्रेन ने नहीं शुरू की थी, ये लड़ाई अमेरिका के कहने पे यूक्रेन ने शुरू की थी। लेकिन ट्रम्प कहने लगे नहीं, ज़ेलेंस्की ने ये लड़ना शुरू करे। भाई, ज़ेलेंस्की की हैसियत है कि वो खुद से लड़ने आए, है ना। तो बाइडेन साहब ने कहा लड़ो, तो वो लड़ने लगे। अब आप कह रहे हो मत लड़ो, तो वो बेचारा क्या करेगा? मतलब उस स्थिति में अब वो उस स्थिति में है नहीं। लेकिन हथियार भी आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने जो 3 साल तक देखा समझा, और संजोग की बात है कि
रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट हो या फिर इजराइल हमास वॉर फ्रंट हो या कमोबेश कहिए कि जो दूर का वॉर फ्रंट है ताइवान होके भी मैं आया 2 बार। जी। तो देखिए युद्ध एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वो कहते हैं ना, हमारे बॉलीवुड में एक डायलॉग है, गंदा है पर धंधा है। तो ये धंधा है। आप देख लीजिए 3 साल में हथियार की कंपनियों के शेयर मार्केट में आप प्राइस देखिए उनके फायदा तो अमेरिका को ही होना है जी। ये कॉफी की कीमत जो है, मान लीजिए कि अभी अपने ऑफिस में इसकी आप 10 रुपये 20 रुपये से लेके 100 रुपये तक रख लीजिए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में इस कॉफी की कीमत कितनी होगी है ना। तो आप सोचिए जब कॉफी के साथ ये बात है तो हथियार के साथ क्या होगा, है ना। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये 3 साल का जो पीरियड है, ये भारत जैसे मुल्क के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारी सरकार के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और सेना के स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब 3 साल बीत गया। हम लोग अपने दर्शकों से लगातार इस दरमियान बात करते हैं। 3 साल में हुआ ये है कि फरवरी मार्च 2022 से मैं अब तक मतलब 1 दर्जन बार गया। हर बार मैंने वहाँ पर चीज़ों को बदलते हुए देखा, है ना, अलग अलग चीज़ों को बदलते हुए देखा। मतलब जो आदमी BMW मर्सिडीज या उससे और महंगी गाड़ियों से चलता होगा, करोड़पति अरबपति है, उसको मैंने ब्रेड के लिए लाइन में लगते हुए देखा है ना। पूरे के पूरे शहर को ख़त्म होते हुए देखा है। मरियोपोल जैसा खूबसूरत शहर ख़त्म होते हुए देखा है। ये अलग बात है कि पुतिन अब उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कर रहा है और बहुत अच्छा बन भी गया है। लेकिन आप हथियार के पर्सपेक्टिव से देखिए तो मैं एक सवाल करता हूँ, मतलब अपने यहाँ भी, मैं आज भी अपने एक मिलिट्री के ऑफिसर से पूछ रहा था। रूस ने लगभग 2 साल तक 10,000 सेल्स पर डे इस्तेमाल किया। अगर 10,000 पर डे के हिसाब से सेल्स का इस्तेमाल करना पड़े तो हमारे पास 15 दिन का भी भंडार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें हमेशा इस बात की तैयारी रखनी चाहिए। अक्सर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ाई करेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी का अपना इस्तेमाल है। इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जो गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे ऐप के जरिए वो टारगेट पर इस्तेमाल करता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ग्राउंड फोर्स की कोई तुलना नहीं हो सकती है। आपको ग्राउंड फोर्स मजबूत कर रखने पड़ेंगे, आपको आर्टिलरी मजबूत करके रखना पड़ेगा, और इन सब से अलावा आपके सैनिकों में ये मनोबल होना चाहिए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट से निकलने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे बटालियन से हुई जिस बटालियन में सभी सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन वो रूस के लिए लड़ रहे थे। मतलब पहले उन्होंने भर्ती की रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, फिर वो लड़ाई में युद्धबंदी हो गए, एंड देन ओवर द पीरियड उनको भी रियलाइज हुआ कि ये लड़ाई उनकी नहीं है। आप समझ रही हैं? ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हमारे दर्शक इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि वो महाभारत जानते हैं। याद करिए महाभारत में क्या हुआ था। अर्जुन ने जाके कहा कि भैया, मान लीजिए अगर कोई मुझे कह दे कि आपसे लड़ना है, तो मैं कहूँगा ना कि मैं क्यों लड़ूंगा, हम दोनों कलीग हैं, हम फ्रेंड हैं, क्यों लड़ूंगा। लेकिन रूस यूक्रेन में भी यही हुआ। रूस यूक्रेन में भाई एक ही मुल्क था ना, 91 से पहले एक ही मुल्क था, 91 के बाद भी रिश्ते हैं। एक मतलब मैंने, आधे लोग रूसी बोलते हैं उस तरीके से, आधे लोग क्या, जेलेंस्की यूक्रेनियन जितना अच्छा बोलते हैं उससे बेहतर वो रूसी बोलते हैं, है ना। बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। तो आप यही सोच लीजिए, यूक्रेन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रशियन नहीं समझता है। हो सकता है कि यूक्रेन में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएं जो यूक्रेनियन भाषा नहीं जानता हो, लेकिन वो रशियन सब समझते हैं। तो बात उसकी थी ही नहीं। बात ये थी कि एक पश्चिमी देशों का एजेंडा, खास करके अमेरिकन डीप स्टेट का जो आप टूल बनकर इस्तेमाल हो गए और लड़ाई आपने शुरू कर दी। एक साधारण सा मैं सवाल पूछती हूँ जनता के मायने से, आपके हिसाब से जेलेंस्की को क्या करना चाहिए था? पहला काम तो जेलेंस्की को ये करना चाहिए था कि वो जो चारों प्रांत है उनके लोगों से सॉरी बोलना चाहिए था। अच्छा। हाँ, कोई भी मुल्क, कोई भी एयरफोर्स, कोई भी आर्मी अपने लोगों पर बमबारी नहीं करती है ना। कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। मतलब हमारे यहाँ नहीं है, भारत में जम्मू कश्मीर में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नक्सल का नहीं है, लेकिन कभी आपने देखा कि हमारे एयरफोर्स ने जाके अपने ही लोगों पे बमबारी की? कभी की नहीं की ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, यूक्रेन की एयरफोर्स ने यूक्रेन के अपने ही नागरिकों पर, डोनबास का जो इलाका है, डोनेट्स्क में, लुगांस्क में, वहाँ पर 2014 में उन्होंने एयरपोर्ट को टारगेट करके बॉम्बिंग की है। मुझे लगता है कि सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को, अपने उन नागरिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उसमें जेलेंस्की का दोष नहीं है, उस समय कोई और राष्ट्रपति थे। जेलेंस्की के लिए एक मौका था कि जेलेंस्की, और मैं आपको बताऊं जेलेंस्की जीते यही करके थे। जेलेंस्की के चुनाव प्रचार के भाषण मैंने सुने हैं, उनके जो क्या बोलते हैं चुनावी एजेंडा का
पेपर मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा ही था कि जब वो अगर जीतेंगे तो वो फिर रूस, यूक्रेन और डोनबास के लोगों का 3 पार्टी मतलब ट्राइलेटरल मीटिंग कराएंगे और शांति स्थापित कराएंगे। ठीक है, ये कह के वो जीते थे। और इसीलिए आप देख लीजिए कि उनको उस इलाके में, जो इलाके आज रूस का हिस्सा बन गए, उन लोगों ने जेलेंस्की को वोट दिया, तभी वो जीते थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया, बनने के बाद आप किसी और के हाथ में खेलने लगे। तो पहला काम तो चाहिए था कि उनको माफी मांगनी चाहिए उन नागरिकों पे वहां पर की हुई, और प्लस उसके लिए जो जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहां पे हजारों लोगों से पूछा कि पहली मांग क्या, जो बात आपने मुझसे पूछी ना, मैंने यही कहा कि अच्छा क्या करना चाहिए जेलेंस्की को, बताइए। आप लोग तो रूस के साथ चले गए। बोला हम रूस के साथ बाद में गए, पहले तो हमारे अपने ही मुल्क ने, नहीं पहले हमारे मुल्क ने, हमारी एयरफोर्स ने हम ही पे बॉम्बिंग की और कहा तुम रूसी हो। नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मसला भारत पाकिस्तान जैसा नहीं है। रूस और यूक्रेन का जो संबंध है वो संबंध यही है कि यूक्रेन के बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स, बहुत से लोग वो पैदा मॉस्को में हुए होंगे, कुर्स्क में हुए होंगे, रोस्टोव में हुए होंगे, सेंट पीटर्सबर्ग में होंगे। ठीक, इसका उल्टा यहाँ भी है। रूसी आर्मी जनरल वो पैदा कीव में हुए। ठीक है, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब आप लड़ते, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये महाभारत की लड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि यूक्रेन कौरव है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसा महाभारत में अर्जुन के सामने धर्म संकट था, ठीक वही धर्म संकट रूस यूक्रेन युद्ध में था। लेकिन ओवर द पीरियड रशियन सैनिकों को ये समझ में आ गया कि हम ये तो शिखंडी हैं जिनको आगे करके लड़ा जा रहा है। असली विलन जो है वो अमेरिका और पश्चिमी देश है। तो उनके पास एक मोटिव था लड़ने का, लेकिन यूक्रेन के पास मोटिव नहीं था। शुरू में तो उनको लगा कि रूस अटैक कर रहा है, थोड़े दिन बाद लगा नहीं अरे हम तो इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा आप देखिए, आपने तो सैकड़ों वीडियो दिखाए हैं दर्शकों को कि पब्लिक को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के यूक्रेन में भर्ती किया जा रहा है सेना में। क्यों किया जा रहा है? बच्चों से लेके सब, क्यों किया जा रहा है? जबरन क्यों किया जा रहा है? मतलब वरना तो देश के लिए जान देने के लिए हम अब सब तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन कम देशभक्त हैं, उनको पता है कि हम देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं जो रिजीम में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके एजेंडे को फुलफिल करने। तो उसके लिए कोई क्यों जान देगा? चलिए, तो अब एक बार अभी की स्थिति पे अगर हम बात करें तो जैसा बाहर पिक्चर में दिखता है कि अब ट्रम्प अलग हो चुके हैं थोड़ा, ठीक है, लेकिन अभी भी जो नेटो के सदस्य हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वो यूक्रेन के सपोर्ट में, एक मैं अगर इटली को हटा दूं क्योंकि मेलोनी जो है वो खुलकर आई है कि मैं ट्रम्प की समर्थक हूँ, है ना, ये उनका एक अलग ही अपना पर्सनल गेम चल रहा है। लेकिन फ्रांस को कह दें या बाकी देशों को, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का। तो इस वक्त जिस तरीके की बातचीत चल रही है, शांति समझौता चल रहा है, मगर ट्रम्प तैयार नहीं है कि वो यूरोपीय देशों की बात माने और वो जैसा चाहते हैं वैसा जेलेंस्की के संदर्भ में करें। तो अभी बड़ी ही एक डिफिकल्ट स्थिति है। तो आप इससे निकलने का आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये वाकई में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको ऐसे देखिए, ये एक शतरंज के गेम की तरह है ना। और जैसे शतरंज में कई बार आप अपने प्यादे को आगे बढ़ाते हैं, है ना, सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए या उनको लालच देने के लिए, ठीक है तुम इसको कट कर लो, लेकिन हमारा निशाना कहीं और से है। तो मेरा मानना है, और ये मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब मैं वॉर जोन में लोगों से, सेना के लोगों से, अधिकारियों से और दूसरे और लोगों से मैं मिल के बात करके आया हूँ, तो मेरा कहना है कि इसमें ना बहुत सारे खेल हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि धंधा है पर गंदा है ना। तो अब आप देखिए क्या है, ट्रम्प कह रहे हैं हमको शांति चाहिए, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि हम पुतिन के साथ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने यूरोप को अलग कर दिया। अब एक बात बताइए, जब यूरोप लड़ने लगेगा तब ट्रम्प क्या कहेगा? देखो जी मैं क्या करूं, वो लड़ रहे हैं, है ना। तो ये गुड कॉप बैड कॉप टाइप से आपके, और वो नेटो से भी उन्हें क्यों इतनी दिक्कत है ट्रम्प को कि वो कहते हैं कि अब तो नेटो की सदस्यता भी छोड़ देंगे? ये क्यों ऐसा, ये क्या है ट्रम्प अचानक से जो इतना फेरबदल कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? पहली बात तो है कि वो ट्रम्प है ना, उनकी जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी अपनी मतलब एजेंडा है, उस हिसाब से वो बढ़ते हैं। पहले भी राउंड में मुझे याद है कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति बन रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि मैं नेटो से अलग हो जाऊं। लेकिन तब अच्छी बात ये थी कि उस समय जो उन्होंने रक्षा मंत्री नियुक्त किया था जिम मैटिस को पहले, और या फिर जो विदेश मंत्री थे रेक्स टिलरसन, उन लोगों ने जो है उनको सलाह दिया कि देखो नेटो
का ये बात सच है कि नेटो में हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसा सबसे ज़्यादा वो लगाते हैं, लेकिन ये भाई एक नेटो का इस्तेमाल भी तो अमेरिका ही करता है, और कौन करता है? मुझे बताइए कि नेटो का इस्तेमाल करके कब कौन दूसरे देश लड़ने के लिए गया? हर जगह नेटो की फोर्सेस तो वहाँ जहाँ भी जा रही है, 2 ही लोग जा रहे हैं अगर, तो वो तो वहाँ जा रहे हैं ना जहाँ पर कि अमेरिका का एजेंडा है, चाहे वो इराक में हो, लीबिया में हो, अफगानिस्तान में, हर जगह आप तय करते हैं कि चलो भाई युद्ध करो और उसमें उन लोगों को ले, आपके 10 लोग जाते हैं, उनके 2 लोग जाते हैं, लेकिन वो 2 लोग भी किसके लिए जाते हैं? आपके लिए जाते हैं, इसी उम्मीद में कि कल के दिन में भविष्य में कभी काम पड़ेगा तो आपके 10 लोग काम आएंगे। तो वो तो हुआ नहीं है, उनको कभी काम आया नहीं है अभी तक। जब से नाटो बना है तब से तो वो आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इन नाटो के नाम पे बेवजह उनको रूस से झगड़ा भी मोल ले लिया उन्होंने, तो पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए क्या है कि ये ना वही मैंने कहा गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल में अमेरिका और नाटो के बाकी मुल्कों में जो हथियार बनाए थे वो सब एक लेवल में एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को हथियार बनाने के लिए समय भी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है, अमेरिका की जनता में धीरे धीरे गुस्सा इस बात का आ गया कि भैया हमने $300 बिलियन यूक्रेन को दे दिया, उस पैसे से हम यहाँ सड़क बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, अपने नागरिकों को सुविधा दे सकते थे, तो हम अब और पैसा नहीं देंगे। तो अब पैसा कहाँ से निकलेगा? अब पैसा निकलेगा यूरोप से। अब आप देखिए कि अमेरिका का कुल रक्षा बजट है $900 बिलियन का लगभग में, और यूरोप ने कितना चंदा इकट्ठा करने की घोषणा की है? लगभग उतना ही, $900 बिलियन। 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को कितना दिया है? $300 बिलियन का वो क्लेम करता है। जेलेंस्की इतना नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 300-350 बिलियन डॉलर दिया। तो मतलब उससे 3 गुना जितना अमेरिका और बाकी लोगों ने यूरोप को अभी तक मदद की है, यूक्रेन को, उससे 3 गुना मदद की तैयारी की जा रही है। किस लिए तैयारी की जा रही है? क्योंकि अब एक बार यूरोप के लोग चंदा करके इकट्ठा करेंगे इतने पैसे, और फिर उस पैसे से वो हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को भेजेंगे। वो हथियार कहाँ से आएगा? अगेन अमेरिका से। तो बस, तो अमेरिका, और तब वही हथियार बनाने के लिए फिर वो एम्प्लॉयमेंट होंगे, वो इकोनॉमी होगी, और ट्रम्प कहेगा देखो हर जगह से बस अमेरिका का फायदा है, बस अच्छा है तो अमेरिका का फायदा है, बुरा है तो हमने देखा है कि हर तरफ ही वो यही करते हैं। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं रूस यूक्रेन वाले मुद्दे पे। अब आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का, अभी तो बीच में मैं भूल गई मेंशन करना कि ये भी स्पेकुलेशन आ रही थी कि जो ट्रम्प है वो रशिया के एजेंट है। पुतिन और ट्रम्प की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और ऐसा माना जा रहा है कि वो रशिया के एजेंट है। इस पर खैर कोई अभी, ये ना वाकई बड़ा दिलचस्प चीज़ है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये अमेरिका की घरेलू राजनीति का ये एक असर है कि मतलब ट्रम्प भाई कुछ भी है, लेकिन मतलब कितना भी वो मतलब इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अगर वो रशिया के एजेंट हैं तो फिर तो भगवान ही अमेरिका को बचाए। जी, आपको लगता है इस बात पे कोई 1% भी सच्चाई हो सकती है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर वो रशियन एजेंट होते तो अब तक बाइडन जो 4 साल बैठे थे उन्होंने कोशिश तो सारी कुछ की थी, है ना। तो अगर कहीं कोई सबूत होता तो वो ट्रम्प को जिंदा नहीं छोड़ते, है ना। तब तो वो मतलब पाताल में भी जाके इंश्योर कर देते कि दोबारा इनका जन्म ना हो, क्योंकि ट्रम्प से ज़्यादा बड़ा थ्रेट तो कोई डेमोक्रेट के लिए है नहीं, और या फिर यूएस के तमाम जो ऐसे लोग जो कि वॉर लॉबी के हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ, अब देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि मैंने आपको कहा कि मैं यूक्रेन में ब्लैक लिस्टेड हूँ, उस लिस्ट में हूँ जिसमें से ज़्यादातर जर्नलिस्ट को जो है सो मार दिया जा चुका है। 3 जर्नलिस्ट अभी 2-3 कुछ दिन पहले मारे गए। मैंने खुद भी पर्सनली यूएन से अपील की है कि उन जर्नलिस्ट को बचाए। कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों ब्लैक लिस्ट हो गया, क्योंकि मैं वो जो अमेरिकन एजेंडा है उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी अलग है। तो जैसे ही आपने ये कहा कि नहीं भाई रूस ऐसा कर रहा है, उसके पीछे का ये कारण है, तो आप रूसी एजेंट हो गए, आप पुतिन के एजेंट हो गए, आप पुतिन के प्रोपेगेंडिस्ट हो गए। और तो यहाँ चलिए हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए कहते हैं तो आप चलता है, ठीक है, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दें, आप तुलसी गबार्ड को कह दें, उन्होंने तुलसी गबार्ड को कहा, ट्रम्प को कह दिया, एलॉन मस्क को कह दिया, तो अगर फिर बचा कौन? तो फिर तो बाइडन भी चाइनीज एजेंट थे। भाई बाइडन का बेटा का चाइना के साथ संबंध है, तो वो भी मान लीजिए। फिर कहने का मतलब ये है कि, और अगर ऐसा है एक बार के लिए, फिर तो दुनिया में पुतिन से बड़ा शक्तिशाली कौन है ना। कि मतलब जब व्हाइट हाउस में बैठा आदमी उसका एजेंट हो, तब तो वो मास्टरमाइंड के भी, मतलब वो तो मुझे लगता है कि वो क्रेमलिन में टहलते हुए सोचते होंगे, कई बार कहते होंगे कि कभी कभी अपन को लगता है कि मैं ही भगवान है ना, वो उसी टाइप का उसको फील होता होगा। जी बिल्कुल।
रूस का हम सबको पता है कि सबसे बड़ी परमाणु शक्ति, और 3 साल के युद्ध में बार बार ये कहा जाता है कि रूस जो है न्यूक्लियर हमला कर सकता है, परमाणु हमला कर सकता है। क्या आपको लगता है कि पुतिन ऐसा कभी कर सकते थे या कर सकते हैं? आपको मैं 2-3 बहुत मतलब दिलचस्प बातें बताता हूँ। सबसे पहले पुतिन के कट्टर समर्थकों से जो मेरी मुलाकात हुई, और आप तो नहीं है ना उनमें से एक? नहीं, देखिए मैं क्यों हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीय पत्रकार हूँ, इंडियन चश्मे से देखता हूँ, ठीक है। और जो बात हमने अपने दर्शकों को बोला वो सारी बातें सही हुई, बिल्कुल सही, ठीक है, वो सारी बातें सही हुई। याद करिए जब यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया था, हम ताल ठोक कर ये बात कहते थे कि मैंने खुद ग्राउंड पे देख के आया है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो जाएगा। उस समय तक किसी को नहीं लग रहा था, क्या ना, मैंने कहा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में नहीं निकाल पाएंगे वो, ठीक है। और वही हुआ। रूस, जिस समय लोगों को लगता था कि रूस कैसे अमेरिका और 30 देशों से मुकाबला करेगा, रूस बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, वो नहीं हुआ। देखिए एक बात बताइए, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं गया वहाँ, मैं वॉर जोन में 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, बॉर्डर एरिया में ऐसे रोड है, मैं क्या कह दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है? मुझे याद है जब मैं पहली बार रूस गया था युद्ध को कवर करने के लिए, तो हमारे ही सहयोगी एंकर ने मुझसे कहा था कि मनीष आपको खाना मिला? क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वो पढ़ रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट, हम सब पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, रूस जाने से वेस्ट का जो मीडिया है वो जिस तरीके से, तो मान लीजिए, देखिए रूस जाने से पहले मुझे भी लगता था कि जो पश्चिमी मीडिया है या पश्चिमी न्यूज एजेंसी है, ये जो खबरें देती है वो बहुत सही खबरें देती है, मुझे लगता था। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, देखिए हम रिपोर्टर है ना, हमें क्या लेना देना, मतलब ना उद्धव से लेना ना माधव से देना, ठीक है। तो हम तो वहाँ गए रिपोर्टिंग करने के लिए, जिस देखने का अच्छा है क्या। अब मैं जब वहाँ पहुंचा तो मुझे लगा क्या, अच्छा रूस वो नहीं है जो आप हॉलीवुड की मूवी में देखते हैं, जिसमें आपको एकदम अंधेरा दिखता है और खाली रशियन माफिया, क्रेमलिन और रूस की सारी लड़कियां आपको कॉल गर्ल दिखाई देती है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप जाकर देखिए, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ किसी भी आदमी को, आप एक बार न्यूयॉर्क हो आइए और एक बार मॉस्को आइए। भाई न्यूयॉर्क को अमेरिका कहता है ना कि दुनिया का सबसे रिच इकोनॉमिक सिटी है, आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाइए और आप मॉस्को दिखाइए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं जो आपको कह रहा था कि रूस में पुतिन के समर्थकों से आप बात करेंगे, बड़ा दिलचस्प है। वो लोग जानते क्या कहते हैं? वो कहता है पुतिन बहुत डरपोक है। अच्छा, हाँ, मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, मतलब पुतिन के समर्थकों को लगता है पुतिन रियली में बहुत डरपोक है, क्योंकि 3 साल में दर्जनों ऐसे घटनाएं घटी जिसके बाद पुतिन को गुस्सा आना चाहिए था, पुतिन को परमाणु बम पटक देना चाहिए था। उनका कहना है 5,500 से ज्यादा मेरे पास परमाणु बम किस दिन के लिए रखे हैं हमने, इसी दिन के लिए रखे हैं, तो हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरा मानना है आज से 10 साल 20 साल 25 साल बाद, जब थोड़ा सा ये युद्ध वाली जो ना ये जो वॉर मॉन्गरिंग खत्म होगी ना, तब लोग जब पुतिन को रियलाइज करेंगे तो उनको लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुद्ध के अवतार हैं या शांति दूत हैं, लेकिन शांति दूत तो खैर वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज द सिंगल रीजन जिसकी वजह से मैं उनको एडमायर करता हूँ, सिंगल रीजन, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि इससे बड़ा और क्या युद्ध हो सकता है, जहाँ पूरे यूरोपीय देश, अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन से लड़ाई, और रूस एक तरफ, और 3 साल चल रहे युद्ध में। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक न्यूक्लियर वेपन कितनी बार इस्तेमाल हुआ? एक बार। किसने किया? किसने किया? उसके बाद तो किसी ने नहीं किया ना। और मैं आपको एक बार फिर और कहता हूँ, 3 साल के दरमियान रूस पर जितने तरह के हमले हुए, इसका 10% प्रेशर या अटैक अमेरिका में हो जाए, वो फिर बिना सोचे समझे हिरोशिमा नागासाकी को दोहरा देगा। इसमें किसी को दो राय नहीं है। आप दुनिया में किसी, ये बात लोग बार बार भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं भाई। अभी तक तो न्यूक्लियर वेपन का उसी ने इस्तेमाल किया ना, और तो किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद कि केवल पुतिन ने एक ही बात कही थी कि हम उस दुनिया का क्या करेंगे जिसमें रूस ही नहीं होगा। तो बताइए क्या गलत कहा? मैं एक बार, कई बार इसको अलग तरीके से वो इंटरप्रेटेट कर लोग बताते हैं। मतलब मेरे पास 5,500 परमाणु हथियार है, तब भी अगर मेरा रूस खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा फिर उस हथियार का? बात तो सही है। उसका कहना था कि न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस के लिए, ये दिखाने के लिए भाई तुम हमको इतना मत प्रेशर करो, इतना मत बना दो कि मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़े, ठीक है। तो उस संदर्भ में उसका था। तो इसीलिए वहाँ के समर्थक लोगों का मानना है कि पुतिन बेसिकली यूरोप से, और ये बात सच भी है। देखिए पुतिन की पढ़ाई लिखाई में यूरोप का बहुत इन्फ्लुएंस है। पहली बात तो ये कि वो सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं, जिसको रूस का यूरोप कहा जाता है ना, मतलब यूरोप किस जगह पे है। प्लस
पुतिन में भी बहुत हद तक, जैसे लोग पुतिन को कहते हैं कि पुतिन में जो रूस के पहले जार थे पीटर दी ग्रेट का सपना वो पूरा करना चाहते, तो पीटर दी ग्रेट की साथ एक खासियत और भी थी, वो यूरोप को लेके बहुत टची थे, है ना। उनकी गर्लफ्रेंड यूरोप से थी, तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप की तरह से बनाया था। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का असर था। तो वो आप देखिए 2000 में जब वो आप राष्ट्रपति बने, अगले 10 साल तक उन्होंने यूरोप के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, है ना, उसी हिसाब से काम किया। ट्रेडिशनल रूसियन जो स्टालिन सबसे अलग, उन्होंने यूरोपियन लीडर की तरह से काम किया। वो खुद को एशियन कम और यूरोपियन ज़्यादा मानते थे, है ना। तो यूरोप के देशों के साथ 10 साल बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे राम, ये तो खेल ही दूसरा है। मेरा मानना है कि दरअसल रूस और यूरोप के बीच की अदावत जो है ना, वो आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। मतलब 3 रॉयल फैमिली है, देखिए, ब्रिटेन का राज परिवार, फ्रांस का राज परिवार और रूस का राज परिवार। इस तीनों राज परिवार में से हमेशा ब्रिटेन को लगता था कि आई एम द बेस्ट, और ये जो रूस है ना, ये दलित है, बिल्कुल सही बात है। तो उस तरह की भावना शुरू हुई है रूस और यूरोप की देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में दर्जनों बार लड़ाई हुई है, कभी रूस जीता, कभी वो देश जीते, ये सब चीजें चलती आई है। इसीलिए रूस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि यूरोप में लड़ने की क्षमता है, क्योंकि आज जो है, आज एक भ्रम है, आज लोगों को लग रहा है कि अगर अमेरिका का साथ नहीं होगा तो यूरोप लड़ नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, और मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ कि आज हम ज़्यादा टेंशन वाली स्थिति में, उस वक्त जो रूस यूक्रेन की वॉर से ज़्यादा टेंशन की स्थिति में, और इसी वजह से रूस के लिए परेशानी है। क्योंकि देखिए, 100 टॉप के आप हथियार बनाने वाली कंपनी को देख लीजिए, उसमें से 36 कंपनियां यूरोपीय देशों में हैं। ये कंपनियां आज भले 2-2, 4-4 बना रही है, लेकिन उसके पास इतने संसाधन है कि वो रोज 2 की जगह 10 बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये है, अब उन्होंने फंड करना शुरू कर दिया है। जिस पैसे से वो रोड बना रहे थे, जिस पैसे से वो डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, अब उसको वो मिलिट्री पर्पस में यूज करेंगे, तो हथियार ज़्यादा बढ़ेंगे। और फिर दूसरी बात है कि जब रूस और यूरोप की लड़ाई होगी तो वो ज़्यादा भीषण होगी, है ना। पहली बात क्या है, रूस का जो यूक्रेन के प्रति हेजिटेशन था कि ये अपने लोग हैं, वो नहीं रहेगा। उनको लगेगा ये तो मेरे जन्म के दुश्मन है, तो उसमें वो दोनों एक दूसरे पर एक से एक बढ़कर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ लड़ाई मुकाबला जो है, मतलब इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया जैसे मैच का होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान है ना। हालांकि कभी कभी अफगानिस्तान भी हरा देता है, लेकिन फिर भी मतलब 19-20 का फासला होगा। तो रूस इस बात को समझ रहा है, पुतिन इस बात को समझ रहा है। इन सब के अलावा एक जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहना चाहता हूँ, पुतिन नहीं चाहते कि वो कभी हिटलर की तरह बने या हिटलर की तरह दिखे। हिटलर के साथ क्या हुआ था कि अचानक यूरोपीय देशों को लगा कि यार बहुत हो गया, मतलब इसको अब घेर के मारना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। तो पुतिन ऐसा कभी नहीं चाहते कि वो हिटलर बने। यही वजह है कि कई मोर्चों पर वो अपनी सेना को पीछे हटने तक का निर्णय लेते। याद करिए खेरसौन में, भाई रूस जैसा सुपर पावर, वहाँ पे उनको सही लगता है तो वो खेरसौन में टैक्टिकल विड्रॉल भी करता है। तो एक रूसी कर्नल ने मुझे बताया था, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, वो कहते थे कि रूस की स्ट्रेटेजी हाफ फॉरवर्ड की है, आधा बढ़ो लेकिन आधा ना बढ़ो। ऐसा भी ना लगे कि पूरे यूरोप को या पूरी दुनिया को लगे यार अब तो रूस का खात्मा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप कितने भी बड़े स्ट्रेटेजिकली आप कितने भी बड़े शेर हैं, लेकिन एक शेर को 10 कुत्ते घेर लेंगे तो फिर मार देंगे ना, वही चीज। अब मैं एक बार दोबारा आपको न्यूक्लियर प्लांट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कई घंटे वहां पर बिताए हैं। आप तमाम जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, खाने पीने की स्थिति। तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अगर आप 3 से 4 घंटे रहे हैं तो खाने की स्थिति क्या थी? भूख तो आपको जाहिर सी बात है लगी होगी। नहीं, बिल्कुल लगी थी। और हम लोग मतलब कई घंटे के ट्रेवल के बाद वहाँ पर पहुँचे थे, तो जाते ही साथ पहले पानी पिया। फिर जब डायरेक्टर ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे आपने मुझे पूछा, तो मैंने कहा कि मैं ग्रीन टी लूँगा, तो उन्होंने ग्रीन टी दिया। अब क्या है ना कि पानी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, आपके दिमाग में तो रहेगा ही। फिर वो उन्होंने ब्रीफ किया, फिर ब्रीफ के बाद 1-2 साइट उन्होंने दिखाया। फिर वो दूसरी जगह जाने से पहले उन्होंने कहा कि लंच टाइम हो गया, तो आप खाना खाना चाहेंगे क्या? तो मेरे मन में धर्म संकट था, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा देखिए मैं तो बहुत लेमैन आदमी हूँ, मतलब मुझे नहीं उतना नॉलेज है इन सब चीज़ों का, तो सेफ है ना यहाँ का खाना, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं ना, मतलब लोग कहते हैं, एक ये किंवदंती है कि भारत को कब पता चला था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट है, तो वो ये था कि मतलब वहाँ के जो सलून सब में जो बालों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल थे। देखिए, हम जब न्यूक्लियर की बात करते हैं ना, तो हम दुनिया के सबसे संवेदनशील और सबसे सीरियस मुद्दे की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट प्लांट जाने के पीछे का पर्पस यही था, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में हमला
केवल यूक्रेन का या रूस पर हमला नहीं है। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया तो यूरोप आपको दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। बिल्कुल सही, है ना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, खाने की बात पूछी तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए सेफ है, मतलब इसमें तो न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियर एक्टिव तो नहीं होगा ये। तो वो हंसने लगे, बोले नहीं डोंट वरी, आपको नहीं। फिर खैर वो मुझे लेकर गए, बहुत अच्छा कैंटीन था, बहुत साफ़ सुथरा कैंटीन था, और फिर जो उनका ट्रेडिशनल खाना है फिर हमने वो खाया। और फिर जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, तुम्हारे पेट में है ना न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट एलिमेंट नहीं होंगे। तो आई होप कि नहीं होंगे।